ओके सर, वेलकम। थैंक्स फॉर योर टाइम फर्स्टली तो। पहला थैंक यू क्वेश्चन सचिन। सब स्टूडेंट्स ने पूछा था कि आईआरसीसी कैसे किस पैटर्न में रिजल्ट देती है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स कंपेयर देयर सेल्फ विद अदर्स। कई लोगों के बीवीएल पहले आ जाते हैं, बाद में पीपीआर आती है। कई लोगों के बीवीएल उस स्टूडेंट के हम्म, बाद में भी आती है और पहले पीपीआर आ जाते हैं। सो इज देयर एनी यू नो समथिंग अबाउट कि कैसे पैटर्न में वो लोग एप्लीकेशन को देखते हैं? इसका व्हाट आई वुड से कोई सेट पैटर्न नहीं है। बीवीएल का मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब होता है कि आपका वीजा अप्रूवल है, जस्ट पासपोर्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग है, अगर उनके पास फाइल प्रोसेसिंग ज्यादा है। मोस्टली पहले क्या होता था कि आपको पासपोर्ट सबमिशन, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आ जाती थी, देन बीवीएल आते थे बिकॉज प्रोसेसिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली। बट नाउ डेज प्रोसेसिंग उतनी स्मूथ नहीं चल रही है। दे हैव लार्ज वॉल्यूम्स, जिसकी वजह से उनको अपने प्रोसेस को एज पर दी ऑपरेशनल कैपेसिटी कभी कभी चेंज करने पड़ते हैं। सो वी कैन नॉट से एग्जैक्टली ऑन दिस, बट एक अंदाजे के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बीवीएल आना मतलब पॉजिटिव सिग्नल है। पासपोर्ट रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं डिले हो रही है किसी वजह से। दैट्स व्हाट आई वुड से। हाँ, वो तो हमें कल पता चल गया, इतनी अमाउंट में पीपीआर आई मतलब वो। हम्म। ओके, फिर जितनी बीवीएल। मैंने हाँ, बोलिए बोलिए। बताया था कि रिफ्यूजल्स भी ढेर में आएंगे, जब वीजाज आना शुरू होंगे तो वीजाज भी ढेरों में आएंगे। तो मेरे ख्याल से कल वीजाज डे था, बहुत सारे हाँ। वीजाज आए हैं ऑल थ्रू इंडिया। हम्म। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि अगर हमें रिफ्यूजल फाइल आती है, अच्छी प्रोफाइल है, जैसे मेरे साथ था। हम्म। अभी मैंने नवंबर में हम्म। फाइल लगाई थी और मुझे 25 मई को रिफ्यूजल आ गया। मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, ठीक है। 12th में अराउंड 65% थे, 70। फिर मैं हम्म। मार्च 2020 पास आउट था मैं, एंड फिर भी मुझे रिफ्यूजल आ हम्म। गया। आई हैड शोन फंड्स इन एसडीएस कैटेगरी 6.5 थे। फिर मैंने कुछ चेंज नहीं हम्म। किया। जो कॉमन रीजन थे, विल नॉट लिव कनाडा, एंड दूसरा जो ईयर क्वालिफिकेशंस वाला हम्म। प्रोग्राम रिलेवेंसी, वो मैंने दोनों जस्टिफिकेशन लेटर मैंने खुद बनाई, एंड देन आई लॉन्च माई फाइल हम्म। ऑन फर्स्ट एंड आई गॉट वीजा ऑन 23rd। सो बहुत सारे राइट। स्टूडेंट्स का फाइल होता है कि कई बार रिफ्यूजल्स विदाउट रीजन आते हैं, ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? तो अगर आती है, अगर डिस्पाइट आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेटली जो आपने किया है मैं सभी को यही गाइड करूंगा। जो वीजा अप्रूवल होती है दैट डिपेंड्स अपॉन योर सबमिशन लेटर। हैड बीन अ केस आपने पहले ही ये जस्टिफाई किया होता आपकी इंटेंशन क्या है, आप स्टूडेंट बन के क्या करोगे वहां पे और वापस आके क्या करोगे, ये कहीं ना कहीं मिस रह गया होगा, जिसकी वजह से इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बाद भी रिफ्यूजल आई है। बट स्पीकिंग अबाउट दिस, मैं ये भी कहूंगा कि कई बार रिफ्यूजल्स वैसे भी आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सेट नंबर ऑफ कोटा है वो पूरा हो जाता है उस पर्टिकुलर इंटेक का, सो दे हैव टू रिफ्यूज इट। दे कैन नॉट टेक मोर स्टूडेंट्स देन व्हाटसोएवर दे हैव बीन ऑथराइज्ड टू, है ना। जितने लोगों को वो ले सकते हैं उनका नंबर पूरा हो गया है। आप उसके बाद चाहे जितनी मर्जी अच्छी प्रोफाइल के हो, दे हैव टू ईदर रिफ्यूज यू और दे हैव टू आस्क यू टू डेफर। तो पहले वाला ऑप्शन वो ज्यादा चूज करते हैं, वो रिफ्यूज कर देते हैं। जब आपने सेकंड टाइम अप्लाई किया है, आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया, आपने अपना इंटेक डेफर किया, आपको वीजा मिल गया। मैं रिफ्यूजल वालों को यही कहूंगा कि मन छोड़ने की बात नहीं है। देर आर स्टिल मोर ऑप्शन। आपको रीजन ढूंढना है, उसका क्या रीजन था, रीजन ढूंढ के उसके आगे हमने प्लान करना है कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें। ओके, या ओके। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो एकेडमिक ब्रेक अभी क्या है, ट्रैवलिंग जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे जब मैं इनटेक के, उनको अभी 4 मंथ्स खत्म होंगे। सो एक ब्रेक आएगा, हम्म। तो वो क्या ट्रैवल कर सकते हैं? एंड अगर उनका फॉर एग्जांपल अभी एक ब्रेक आएगा जो 4 मंथ्स के बाद अगर खत्म होता है, सेकेंड सेमेस्टर आपका फॉर एग्जांपल जनवरी में स्टार्ट होता है, हम्म। तो कैन वी दे हम्म। ट्रैवल 28 डेज बिफोर? जो कहते हैं ना आईआरसीसी की, अगर आपका ट्रैवल हम्म। प्रोग्राम 28 डेज बिफोर ट्रैवल कर सकते हो, तो ये क्या सीन है कि सेकंड सेमेस्टर में क्या करना चाहिए? ये बड़े स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा होगा। आई डोंट बिलीव कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हाँ ऐसा हाँ। सिनेरियो है, दे कैन रिक्वेस्ट दी ट्रेवल सपोर्ट लेटर फ्रॉम द कॉलेज, ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी एट द मोमेंट। जो अभी की हाँ। पॉलिसीज हैं, पहले ट्रेवल सपोर्ट लेटर चाहिए होता था, अभी नहीं चाहिए। बट स्टिल टू जस्टिफाई योर इंटेंशन कि आप कॉलेज पढ़ने के लिए ही जा रहे हो, तो यू शुड नोटिफाई योर कॉलेज ना कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। तो कॉलेज एक रिटर्न में आपको परमिशन दे सकता है, इवन दो आप अपनी एकेडमिक ब्रेक में हो, बट यू आर स्टिल इनरोल्ड इन दैट कॉलेज, राइट। आप स्टूडेंट तो उसी कॉलेज के ही हो, तो आप उससे सपोर्ट लेटर लेके फिर प्लान करो। अगर बहुत अर्जेंसी नहीं है तो 7th of September को फुली ओपन हो रहा है कनाडा। 7th of September को इफ यू हैव बोथ द डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन तो आप तो फ्रीली जा सकते हो। तो देन आई ओके। वुड से इफ देयर इज नो अर्जेंसी टू दैट, जस्ट वेट वन मोर मंथ। अगस्त के बीच में रह गया मंथ, जुलाई इज ऑलमोस्ट हम्म। फिनिश।
September 7th को they are opening fully and they have notified it, right? तो ये चीज आप प्लान उस हिसाब से कर लो। ओके अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि पासपोर्ट पीपीआर आ जाता है, स्टैंप हो जाता है, लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर जो है वो जीसीकी में आता नहीं है, तो उसके अगर क्या कर सकते हैं हम, अगर उसको लाने के लिए कोई वेब फॉर्म फिल कर सकते हैं हम वैसे कुछ? मेरे ख्याल से मैंने अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं देखा। इट टेक्स 2 to 3 days जैसे पासपोर्ट स्टैंप होता है, बट नॉट मोर देन 2-3 days। had been a case आपका कुछ आया तो ये then yes you can definitely reach out to IRCC either through phone either through web form, जैसे भी आपको comfortable है you can get that, not a big deal। they also email you if you request them through the web form। और आपको जो पीपीआर टाइम जो क्विबेक के एप्लीकेंट्स है जिनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई है वो अभी 6 अगस्त की कैटेगरी में से निकल गए, जो अभी वेबिनार हुआ था उसमें वो वायरल हुआ था। सो व्हाट्स योर थॉट्स कि कब तक ये, क्योंकि अभी रिसेंटली कनाडा एंड इंडिया ने भी ट्वीट किया था कि दे आर वर्किंग ऑन क्विबेक फाइल्स, सो थोड़े क्विबेक के स्टूडेंट्स इम्पेशेंट है अभी कि कब वो लोग देंगे इसके ऊपर। आपका क्या इसके ऊपर थॉट है? आप उनकी बात कर रहे हो जिनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ गई हुई है, जो क्यूबेक के अंदर है, उन लोगों की बात कर रहे हो, राइट? तो ऐसा नहीं है कि वो विंडो से एग्जैक्टली बाहर हो गए हैं तो उनका वीजा बहुत डिले हो जाएगा। आईआरसीसी ने जब ये नोटिफाई किया था कि हम 6 अगस्त तक सारी फाइल्स प्रोसेस करेंगे जो 15 मई तक आएंगी, राइट? लेकिन उन्होंने साथ में ये लाइन भी लिखी थी कि जो फाइल्स इसके बाद भी आएंगी हमारी कोशिश यही रहेगी कि दे शुड गेट इनरोल्ड इन फॉल इनटेक। तो मतलब उनको 6 अगस्त को नहीं आई तो लेट्स से 10 अगस्त को आ जाएगी, 15 अगस्त को आ जाएगी अप्रूवल। बट आईआरसीसी की प्लानिंग है कि इस बार डेफरल में ज्यादा फाइल्स ना आ जाएं, वो उनको उसी टाइम प्रोसेस करना चाह रहे हैं, डिसीजन देना चाह रहे हैं, चाहे वो वीजा अप्रूवल दे चाहे वो वीजा रिजेक्शन दे, बट दे इंटेंड टू प्रोसेस इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर द फॉल इनटेक स्टार्ट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम एसडीएस कैटेगरी में फाइल डालते हैं, ठीक है, सो इट्स नेसेसरी टू शो फंड्स, जो फंड्स दिखाते हैं वो, अगर एसडीएस में अगर आपने ऑलरेडी 1 ईयर की फीस पे कर दी है, जीआईसी पे किया है, तो कैन इट मेक अफेक्ट आपकी फाइल को वो स्ट्रॉन्ग करता है या कोई इफेक्ट होता है फाइल के ऊपर? नहीं, एज सच कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप फंड्स लगा रहे हो तो फाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इट डेफिनेटली शोज योर ऑथेंटिसिटी ऑफ फंड्स, राइट? जो एसडीएस कैटेगरी बोल रही है कि आपके पास 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फी पे करने की रिसीट होनी चाहिए, 1 ईयर जीआईसी होनी चाहिए, तो दैट इज सफिशिएंट। आई डोंट से कि आप सब लोगों को ये डालना ही चाहिए फाइनेंसेस, बट इफ यू हैव जेन्युइन फाइनेंसेस प्रूफ यू वांट टू ऐड इट, यू कैन। आप अपनी एसडीएस की जो सबमिशन लेटर दे रहे हो, बट वी डोंट डू दैट। मतलब ऑनेस्टली हम जो वीजास ले रहे हैं एसडीएस कैटेगरी के, वी आर टेकिंग विदाउट दीस फंड्स। ओके फिर इज देयर एनी चांसेस ऑफ वीजा आफ्टर रिकंसिडरेशन? अगर हम फाइल डालते हैं सो अ स्टूडेंट अगर उनको जैसे अच्छी प्रोफाइल है फिर भी रिफ्यूजल आ गया तो उनको क्या रीअप्लाई करना चाहिए जैसे मैंने किया? आई वाज इन मेरे साथ 2 ऑप्शन, मेरे एजेंट ने भी कहा कि हम रिकंसिडरेशन के लिए वेब फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन इट वुड टेक टाइम, सो मैंने कहा चलो थोड़ी एप्लीकेशन फी फिर से पे करके रीअप्लाई कर देते हैं। सो क्या करना चाहिए अगर आपको जल्दी चाहिए तो? रिकंसिडरेशन आई थिंक सो इट टेक्स टाइम, so what's your thought? No, reconsideration takes up to 2 to 3 weeks, इससे ज्यादा नहीं लेता। reconsideration is fast as compared to reapplication, but the only concern is reconsideration की जो success है वो इतनी ज्यादा नहीं है, because reconsideration उसी केस में जाता है when you are very much confident that okay the visa officer has made a mistake। reconsideration उस चीज में काम आती है, but आपको पता है फाइल रिफ्यूज हुई है। हाँ, AIP वाले स्टूडेंट्स का था ऐसे हुए, yeah that's true, बट हैज बीन अ केस जिसमें लगता है कि ओके वीजा रिफ्यूज आया है, कोई बात नहीं, उन्होंने इंटेंशन के ऊपर कर दिया, वीजा ऑफिसर अपनी जगह ठीक था, तो वो रिकंसिडरेशन में कभी प्रूव नहीं होगी, वो आपको रीएप्लीकेशन नहीं जाना पड़ेगा। ओके फिर दूसरा है कि वीजा रिएक्टिव होने में कितना टाइम लगता है? अगर जैसे जो आपकी काउंटर फाइल जो पीपीआर के बाद स्टूडेंट्स के मेडिकल एक्सपायर हो जाता है फिर वो वीजा होल्ड पे चला जाता है, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेडिकल करा के ई मेडिकल सबमिट कर दिए उनके, एंड इट्स ऑलमोस्ट 28-30 डेज, लेकिन फिर भी अभी तक उनका जो काउंटर फॉर वो एक्टिव नहीं हुआ है वीजा। ये उनका कोई एग्जैक्ट प्रोसेसिंग टाइम नहीं है, बट वेब फॉर्म यूजुअली 3 वीक्स के अंदर अपडेट कर देते हैं। अगर आपने मेडिकल भेजा है, वेब फॉर्म के थ्रू भेजा है, तो आपके पास रिटन कम्युनिकेशन आ जाती है व्हेनेवर दे कनेक्टेड, राइट? तो वो कम्युनिकेशन आपको चल जाएगी। अदरवाइज लेट्स से आपकी ट्रैवल अर्जेंटली प्लान हो पड़ी है उस तक, तो आप ट्रैवल कर सकते हो विद द न्यू मेडिकल ऑन योर हैंड, क्योंकि जो ट्रैकिंग शीट मिलती है दैट इज आल्सो अवेलेबल, राइट? तो बट आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि इन मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उतना ही आप अपने तक कहीं पे भी हो सकते हो, एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन के, बोर्डिंग के टाइम पे।
So 3 to 4 weeks is maximum. अगर 4 weeks में भी नहीं आ रहा है, आपका मेडिकल नहीं अपडेट हुआ, वीजा होल्ड नहीं खत्म हुआ, तो you can make a call to IRCC. And Okay. if you're unable to make calls by yourself from India, you can connect to any ICCRC member. You sign a form, आप उनको ऑथराइज करते हो कि आप उनके जो ICCRC members हैं वो उनके behalf पे act कर सकें. So we being in Canada, we can go with the Canadian timelines और Canadian जो time zone होता है उसकी वजह से calls कर सकते हैं. You can do that. ओके एंड जो दूसरा होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स मेडिकल एक्सपायर होने के पहले कर देते हैं, ठीक है, उनकी मेडिकल एक्सपायर होने से पहले करा देते हैं. सो उस केस में क्या होता है कि जो वीजा तो एक्टिव का एक्टिव रहता है और जो मेडिकल जीसीकी में अपडेट होता है वो ओल्ड दिखाता है, ठीक है. सो इन दैट केस हाउ कैन अ स्टूडेंट नो कि भाई उसका नया मेडिकल अपडेट हुआ है, कुछ आता है उसका मुझे? जब आप वेब फॉर्म भेजते हो आपको हमेशा ईमेल आती है, राइट? एनी टाइप ऑफ वेब फॉर्म यू सेंड, वंस दैट वेब फॉर्म इज कंसीडर्ड यू गेट एन ईमेल रिप्लाई. अगर आप अपने एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो दैट मीन्स वो उनके पास ईमेल जाएगी. अगर आप खुद कर रहे हो तो आपके पास ईमेल आती है जिसमें जस्टिफाई हो जाता है कि आपका वेब फॉर्म कंसीडर करके उसके ऊपर क्या प्रोसेस किया गया. So that is a proof. ओके, सो मतलब आप ट्रैवल कर सकते हो अगर ऐसा कुछ हो तो बाद में. Yeah. ओके, As long as your visa is valid, you can travel. ओके. फिर जो अभी बहुत सारे लोगों के मेडिकल अपडेट नहीं हुए तो दे फिल वेब फॉर्म एंड कई बार वो स्टूडेंट्स 3-4 टाइम्स, कई बार तो 5 टाइम्स से ज्यादा फिल कर देते हैं. सो व्हाट्स योर थॉट कि एक स्टूडेंट को कितना वेब फॉर्म, क्योंकि उनके पास भी लोड है वर्क का. सो व्हाट्स योर थॉट कि कैन इट मेक द पर्सन हु इज वाचिंग कि आपकी फाइल के ऊपर एंग्री हो जाए कि भाई इतने रिक्वेस्ट आई है उसकी, या और कुछ ऐसा कुछ होता है? Definitely they can get angry because web form एक ही बार में सेंड होएगा तो भी वही उसी क्यू में जाना है. 5 बार भेजोगे तो अलग अलग पोजीशंस पे जाएगा तो उसी क्यू में ना. So it's always better to send one web form, wait for the processing on that, and if that is not getting processed, second web form same नहीं रेज करना चाहिए, just पुराने वाले की रेफरेंस देके रेज करना चाहिए. हम 2 से ज्यादा वेब फॉर्म मैं रिकमेंड नहीं करता एक ही पर्पस के लिए कभी भी सेंड करना. सेकंड भी बहुत अर्जेंसी में जब हमें फॉलो अप लेना पड़ रहा है, right? But otherwise it's always advisable for second time to take a call and discuss with the visa officer and their जो visa support officers होते हैं IRCC के. If you are not able to get those, it's always recommended you hire a representative for that. अगर आप खुद करना चाह रहे हो तो खुद सिर्फ इतना करो, एक वेब फॉर्म डाल के वेट करो, जब भी रिवर्ट आता है ठीक है. आफ्टर 28 डेज के बाद आप एक फॉलो अप वेब फॉर्म डाल दो, इसके ज्यादा मत करो. आई ऑल्सो हियर टू पीपल जो 6 बार 5 बार कर देते हैं, तो दैट इज वेरी बैड. सेम केस इज इन कॉलिंग IRCC. मैंने तो एक भी बार कॉल नहीं किया है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, किसी को ये कहते हैं कि आपकी फाइल पे वीजा ऑफिसर ने ये मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया था एंड उनको वीजा ऑफिसर ने कहा कि आपकी फाइल के नोट्स मैं कहता हूँ एंड ही टोल्ड दैट कि आपकी वीजा इधर ऐसा कहा है कि यू आर नॉट अ बोनाफाइड स्टूडेंट, तो ऐसा उनको वीजा ऑफिसर ने कहा है, सो यू कैन गेट रिफ्यूजल. एंड कई बार कहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी पास हो गई है. सो कई बार स्टूडेंट्स ज्यादा बार कॉल करते हैं, सो उसके ऊपर भी हमें ज्यादा कॉल नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. जितना आप उनको पिंग करोगे that shows your desperation, right? That shows your desperation. Everything is available in the public domain कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या चीजें चल रही हैं, कितना टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है हर स्टेट की, हर जैसे इंडिया की प्रोसेसिंग है टाइमलाइन क्या है. तो इट्स बेटर कि आप पेशेंटली वेट करें. हैड बीन अ केस आपकी प्रोफाइल की कुछ अपडेट्स हैं, आपने कुछ उनको बताना है, या वन टाइम में सब कुछ पूछ लो, एक कॉल करो सब कुछ पूछ लो जो आपके मन में है, दैट इज गुड. बट बार बार पिंग मत करो बिकॉज इट मेक्स नोट्स. उनकी जब GCMS नोट्स निकलवाते हैं, केप्स नोट्स निकलवाते हैं, उसमें सारी कम्युनिकेशन आती है कि कितनी बार कम्युनिकेट हुआ, सो दैट गेट्स ट्रैक्ड. या और फिर दूसरा है कि एक स्पाउस वीजा कि डज अकम्पनिंग स्पाउस नीड IRCC रिटर्न ऑथराइजेशन लेटर फॉर ट्रैवल एंड एंट्री इन कनाडा आफ्टर रिसीविंग PPR. आपको IRCC से कुछ रिटर्न में लेना पड़ता है? यस, एग्जम्पशंस लेनी पड़ती हैं आपको, उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है कि दैट योर ट्रैवल इज एसेंशियल, कम्स अंडर एसेंशियल कैटेगरी, वो जरूरी है. फिर कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सम स्टूडेंट्स गेट PPR विदाउट SOP एंड फंड्स, ओके, एंड सम हम कई बार स्ट्रॉन्ग SOP रखते हैं तो भी नहीं आता. सो व्हाट्स द रूल आपके अकॉर्डिंग? SOP शुड अ स्टूडेंट अटैच SOP? Okay, probability, when we talk about probability in any scenario, तो it's kind 50-50 है ना. SOP लगाएंगे तो भी वीजा चांसेस 50-50 कहते हैं, क्योंकि एट द लास्ट डिसीजन इज ऑन द वीजा ऑफिसर. ओके, जितना मर्जी आप जितनी मर्जी अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर दें,
बट आपको पता होता है, इफ यू हैव गिवन एवरी फैक्ट एंड फिगर जो आपकी प्रोफाइल को रिलेट करता है, आपने हर चीज को जस्टिफाई कर दिया, वेल देन यू आर कॉन्फिडेंट बाय 99%। तो आपको होता है ना, हैड बीन अ केस आपका वीजा रिफ्यूज हो गया जैसे आपके केस में हुआ था, यू आर कॉन्फिडेंट, यू सेड कि मैंने सब कुछ लगाया था, मैंने फंड्स भी लगाए थे, मैंने एसओपी भी दिया था, तो आपका ये कॉन्फिडेंस आपकी री एप्लीकेशन में आपको हेल्प कर गया। अगर आपने पहले नहीं लगाया होता तो आपको क्या फील होना था, यार मैंने एसओपी नहीं लगाई, यार शायद मेरे फंड्स नहीं लगे इस वजह से ये दिक्कत आ गई। तो अपना केस एसओपी के साथ लगाएं, अब चाहे छोटी एसओपी हो, चाहे बिल्कुल स्मॉल डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो अपने रीजन की कि व्हाई यू वांट टू स्टडी एंड व्हाई यू वांट टू कम बैक आफ्टर स्टडी, बट जरूर लगाओ। और अगर रिफ्यूज होती है तो तुम उसकी रेफरेंस को देके रीअप्लाई करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके। फिर कई सारे स्टूडेंट्स ने जब ये मेडिकल बीच में इंडिया में बंद था तो नॉन एसटीएस में फाइल लगा दी थी, विदाउट मेडिकल नॉन एसटीएस में फाइल लगती थी। तो फिर जब मेडिकल ओपन हुआ तो आईआरसीसी ने कहा था कि अगर जिनकी फाइल लग चुकी है उनको वेट करना पड़ेगा जब तक हम उनको आईएमई नंबर नहीं भेजते। तो नॉन एसडीएस वाले स्टूडेंट्स कई सारे लोगों को 1-2 मंथ्स हो गए एंड अभी तक उनको आया नहीं है। सो दे कैन दे डू देयर मेडिकल, जैसे कि हॉस्पिटल में जाके डायरेक्ट करा सकते हैं वो, क्या उनको वेट करना चाहिए फॉर आईआरसीसी? वेट करना चाहिए, मेडिकल रिक्वेस्ट रेज होगी तभी वो फाइल में अपडेट होगा, पहले करवा भी लेंगे सो दैट वोंट गेट अपडेटेड इन द फाइल। सो दे हैव टू वेट, एक्चुअली दे हैव टू वेट जब तक ऑफिसर उनको पूछे ना कि हाँ आप अपना मेडिकल करवा के दो। और सेम केस पहले एसडीएस कैटेगरी, हाँ बोलिए आप। एसडीएस कैटेगरी के अंदर जो फाइल्स है वो प्रोसेस होनी शुरू होगी हुई आपके सामने है। नॉन एसडीएस भी प्रोसेस साइड बाय साइड अलोंग विद दैट हो जाएगी। मेरे ख्याल से यही हमें नेक्स्ट 5-7-10 डेज के अंदर उन लोगों के लिए मेडिकल रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ओके, और सेम केस होता है रीमेडिकल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मेडिकल एक्सपायर होने वाला है तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक्सपायर होने के 1 मंथ पहले करा देते हैं। ओके, विदाउट एनी, उनको आईआरसीसी से मेल भी नहीं आती कि भाई आप मेडिकल कराओ क्योंकि अभी 1 मंथ बाकी है, लेकिन वो एट द सेफर साइड की फिर रश इतना है मेडिकल्स में कि आपको अपॉइंटमेंट ना मिले एंड दे वांट टू ट्रैवल, तो वो करा देते हैं। बाद में क्या होता है कि वो दे अपडेट वाया वेब फॉर्म, अभी उनका अपडेट हो जाता है और कई बार क्या होता है कि उनको मेल भी नहीं आती कुछ, एंड कई बार आईएमई नंबर आता है। सो व्हाट कैन अ स्टूडेंट डू? क्या उनको आईएमई के बाद कराना चाहिए या पहले कराना चाहिए रिक्वेस्ट आने के बाद? So if we go by the policy और if we go by the जो हम कहते हैं कि रूल्स की तरफ से चलें, तो हमें यही बेटर है कि वीजा ऑफिसर को मेडिकल आपको मांग लेना चाहिए। जब वो मांग रहा है तब आप उसको मेडिकल प्रोवाइड कराओ। अगर आप इस चीज को स्किप करना चाहते हो दैट इज अप टू यू। अब इस चीज को वीजा ऑफिसर कैसे देखता है दैट इज हिज और हर प्रेफरेंस, जो भी वीजा ऑफिसर है। तो मतलब वे आउट तो डेफिनेटली रहते हैं। अब जब बायोमेट्रिक्स रुके थे तो लोग दुबई में जाके बायोमेट्रिक्स करवाना शुरू कर गए थे, लेकिन ये चीज वीजा ऑफिसर ने कैसे देखी? मोस्टली केसेस तो रिजेक्ट देखे मैंने, मोस्टली व्हेन आई एम सेइंग मोस्टली, इट्स नॉट की सारे, बट मोस्टली केसेस वो वाली बायोमेट्रिक्स के रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि आप अपनी डेस्परेशन शो कर रहे हो कि मुझे जितनी जल्दी से जल्दी होके कनाडा में आना है। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग लाइक थिंग्स आउट ऑफ द रूल्स आल्सो, है ना। जब नॉन एसडीएस में आपने मेरी फाइल लगाई थी तो आपने यही बोला था ना कि मेडिकल ओपन नहीं है, राइट। तो अब उन्होंने बोल दिया कि जब हम मेडिकल ओपन हो गए हैं, हम बुलाएंगे तो आप मेडिकल करवा देना। तो यू हैव टू वेट। आप अपनी प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से 7 weeks to 12 weeks तक तो वेट करो। अगर 7 to 12 weeks के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, then you go to visa officer and ask कि I'm looking for my career, what is the current status of my application, can I get the, आप उनसे परमिशन लेके करवाओ rather than just going by yours too। Okay, yeah. Okay, so यही थोड़े क्वेश्चंस थे मैं आपके। और सर आपको किसी को आपसे कोई किसी को बात करनी हो स्टूडेंट्स को, ये तो मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल जो आपकी सर्विसेज है उसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। यू कैन टॉक विद सर, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट्स को। सो यही थी, इतने क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर योर टाइम स्पेसिफिकली, अपने इतने बिजी टाइम में मैंने एक बार तो मिस कर दिया था आपके साथ, फिर मुझे पता अभी। या थैंक्स, रियली थैंक फॉर आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस जो रेयरली मुझे आंसर कर जाते हैं। Thank you to you as well for hosting this. I think and I believe कि ये information वाकई students को help करेगी, and definitely they are open in case if any of the student needs any help with their file or something, they can reach out to me or my team. जितना best हो सके उनके लिए करेंगे। and आप सब लोगों को जो भी ये session या interview देखेंगे, सबको all the best for their career in Canada. Okay.